जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट है, मतलब कि स्टार्ट हो चुकी है पहले से ही। यहाँ पे 3 वीडियो इसके कंप्लीट ऑलरेडी पहले से अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4th वीडियो होगा, 4th क्लास होगी ज्योग्राफी सीरीज की। और हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो एमपी पुलिस हो या एमपी पीएससी हो या किसी भी एग्जाम के लिए, जिस भी सिलेबस में, जिस एग्जाम के सिलेबस में ज्योग्राफी है, उसके लिए ये वाला टॉपिक भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर भू आकृतिक प्रदेश जो हम कंप्लीट करेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट नहीं सकते हैं और रटने से कोई काम होगा भी नहीं, क्योंकि रटने से आज रटेंगे और कल भूल जाएंगे, तो वो काम करना नहीं है। मान लो कि आपको अपना लंबा रास्ता तय करना है या फिर अपने करियर को सफल बनाना है, तो फिर यहाँ पर रटने का काम तो आपको छोड़ना पड़ेगा और जो समझने वाला सिस्टम है वो लागू करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश में सबसे पहले तो इसका नाम ही देख लें। यहाँ पर लिखा है भू, ठीक है। तो इस भू का मतलब क्या होता है? तो इस भू का मतलब यहाँ पर है, देखो, तो भू मतलब यहाँ पर क्या है? इसका स्थल, ठीक है। स्थल या फिर भूमि, स्थल या फिर भूमि या फिर भूभाग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भूमि या फिर भूभाग, ये भू से अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर देखेंगे यहाँ पर आकृति। तो आकृति मतलब क्या होता है? उसका आकार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो उसका आकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ शब्द है, तो आकार, ठीक। तो इस तरीके से भू मतलब वहां पर जो स्थलाकृति है, मान लो सिर्फ कि भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो भारत की जो स्थलाकृति है, जो आकृतियां हैं अलग अलग, वो क्या है और कैसे निर्मित हुई, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से भू आकृति हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और देखेंगे, क्लियर। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भारत की वर्तमान संरचना, भारत की जो वर्तमान संरचना है वो किस तरीके से बनी है, क्योंकि जो आज जैसे हम देखते हैं वैसे पहले नहीं था। 225 मिलियन वर्ष पूर्व जब पेंजिया का विभाजन हुआ था अलग अलग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, उस टाइम भारत की जो स्थिति थी, भू संरचना थी, वो अभी वर्तमान में जैसी है वैसी नहीं थी, ठीक है। तो कैसे बनी ये स्थलाकृति, पर्वत, पहाड़ और ये से पठार वगैरह ये किस तरीके से बने, ठीक है। नदियां वगैरह किस तरीके से प्रवाहित हुई, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। बस ये एक ध्यान से देखते रहें। तो भारत की वर्तमान संरचना की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत की जो वर्तमान संरचना है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो कहीं क्या है? मैदान है। तो ये वाली चीजें कैसे बनी? तो इनका जो कारण है बनने का वो ये है कि यहाँ पर पृथ्वी पर 2 बल काम करते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है अंतर्जात बल और दूसरा है संपीड़न बल, ठीक है। तो अंतर्जात बल और संपीड़न बल ये दोनों ही एक मानसिक प्लेट है, भारतीय प्लेट ले लिया, हर कोई अलग अलग प्लेट है, ठीक है। तो भारतीय प्लेट है, इसको क्या होता है? यूपर से यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों में क्या होता है कि इधर खिसक रही है वो, ठीक है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे यूरेशियन प्लेट है, उन दोनों के बीच में, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के बीच में क्या होता है? दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता मतलब क्या है? संपीड़न हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब संपीड़न यहाँ पे हो रहा है, तो मान लो कि ये भाग और ये भाग दोनों पास में आएंगे, इसके बीच में जो भी धरातल है, ठीक है, वो जो कठोर है वो तो ठीक है, लेकिन बीच में कुछ मुलायम धरातल है या भाग है, जैसे कि यहाँ पे कोई गिल्ला आटा ले लो, तो वो उसको इस तरीके से दबाएंगे तो कहाँ जाएगा? तो ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर या तो पठार बनेगा या फिर पर्वत बनेगा, ठीक है, या फिर पहाड़ियां बनेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग आकृतियां बनती है, उच्छावच जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आकृतियां संपीड़न बल के कारण ही बनती है, ठीक है। अलग अलग प्लेटों का आपस में टकराव से संपीड़न बल उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भारत है, भारत में जो हिमालय पर्वत है या फिर अन्य पर्वत श्रेणियां हैं या फिर पठार है, वो ऐसे ही बना है संपीड़न बल और अंतर्जात बल के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये संरचना आपको लगभग क्लियर हो चुकी होगी कि जो वर्तमान संरचना है वो किस कारण से बनी। तो वो किससे बनी है? तो वो बनी है संपीड़न बल और अंतर्जात बल, ठीक है।
अब किस तरीके से है, तो जो दोनों प्लेटें मैंने बताई उसको ध्यान में रखना। यूरेशियन प्लेट मतलब पूरा ऊपर वाला जो एशिया है, मतलब एशिया महाद्वीप तो पूरा है, खैर इंडिया भी एशिया में ही है, ठीक है। तो पहले यूरेशिया पूरा था, यूरोप और एशिया, ठीक है, ये पूरी एक प्लेट थी। और भारत वाली जो प्लेट, भारतीय प्लेट, वो नीचे से गई थी, इसलिए इन दोनों प्लेटों में क्या हुआ, टकराव हुआ। जहां पर टेथिस सागर था, वर्तमान में आज वहां पर क्या खड़ा है, वहां पर हिमालय खड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्तमान की इसकी संरचना है। बाकी डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से, पूरा डिटेल देखेंगे। और अभी यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, वो है भूवैज्ञानिक संरचना। क्या है, भूवैज्ञानिक संरचना। उसके बाद में शैल समूह के आधार पर विभाजन। अब यहाँ पे जो भारत की भू आकृतिक प्रदेश है या फिर क्षेत्र है, इसको दो भागों में या फिर दो आधार पर यहाँ पे अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब वो कैसे, और आधार कौन से बना है यहाँ पे, भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर या फिर शैल समूह के आधार पर। शैल समूह मतलब वहां की जो चट्टाने हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो संरचना है, भू आकृति है, उसको कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है, तो उसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने, 3 भागों में। अब 3 भाग वो कौन कौन से हैं वो देखें। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो भाग है, पहला भाग है, ये कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इसको हम बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे, पर्वत, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो भाग है, सेकेंड, ये सेकेंड वाला भाग क्या आएगा, ये आएगा पठार, ठीक। और तीसरा वाला जो भाग है, थर्ड, ये आएगा क्या है, मैदान, ठीक, मैदान। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 भाग है, 3 भागों में यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति को बांटा है, ठीक है, भू आकृति को बांटा है अलग अलग आकृतियों में। तो 3 आकृतियों में यहाँ पे शैल समूह के आधार पर 3 आकृतियों में बांटा गया है, जिसमें पर्वत सबसे पहला है, और दूसरा क्या है, पठार है, और तीसरा क्या है, मैदान है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज कौन सी है, तो इसको देखना है। पर्वत, ठीक है, सबसे पहले पर्वत की बात करेंगे। तो पर्वत किस प्रकार की आकृति होती है, तो पर्वत ऐसी आकृति होती है, मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले हम बना ले फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो बना ले, तो ये वाली जो आकृति है, ठीक है, मान लो कि ये इस तरीके से बना दिया ये। और दूसरा यहाँ पर है ये, ठीक है, एक ये आकृति है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैसा होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो मैदान है, वो मैदान कैसा होगा, एकदम समतल होगा, ठीक है, मैदान कैसा होगा, समतल होगा। पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 चीजें हैं। और 3 चीजों में पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत किसे कहते हैं, सबसे पहली बात, पर्वत किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर उस आकृति को या उस भू आकृति को पर्वत कहते हैं जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, 1000 मीटर से अधिक हो। मतलब यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पे मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और यहाँ पर यदि से कि ये 1000 मीटर है, 1000 मीटर कितना है, इतना, ठीक है, ये 1000 मीटर इतना है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पर्वत है इस तरीके से, तो ये वाला है, इससे इस लेवल से मतलब 1000 मीटर से ऊपर है, ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर है। इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो हाइट है, ये इतनी है। इसका मतलब क्या है, ये पर्वत है, ठीक है, ये क्या है, पर्वत है। और यदि यहाँ पर इसी के पास में दूसरे छोटे छोटे पर्वत भी होंगे, ठीक है, जिनकी जो हाइट है वो 1000 मीटर से कम है, तो मान लो कि एक ये यहाँ पर इसी के पास में एक ये ले लिया, ठीक है, एक ये वाला भाग है, तो ये वाला भी पर्वतनुमा ही है, पर्वत के आकार का ही है, लेकिन इसको पर्वत नहीं बोलेंगे। पर्वत न बोलकर क्या बोलेंगे, इसको पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहाड़ी या फिर पहाड़ियां। तो इस तरीके से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भूभाग है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पर्वत, ठीक है। और 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो भूभाग है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पहाड़ी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्वत और पहाड़ी दोनों कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है इसको, पर्वत। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पठार, ठीक है।
अब पर्वत की जो आकृति है ये तो देख ली, हाइट में 1000 मीटर से ऊंचा हो तो वो क्या है, पर्वत है। वो 1000 से कम हो लेकिन दिखता किसके जैसा है, पर्वत जैसा दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पर्वत और पहाड़ियां, ये पूरी श्रृंखला, पर्वत और पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ पर्वत। और पठार है, तो पठार की आकृति कैसी होगी, ठीक इस टाइप की होगी। ठीक है, ऊपर जाएगा, पर्वत के आकार से ही ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो भाग होगा वो कैसा रहेगा, चपटा होगा। ठीक है, एकदम प्लेन होगा। ऊपर जाएगा पर्वत जैसे, लेकिन उसी का सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो कैसा होगा, प्लेन होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका ढलान भी कैसा होगा, एकदम तीव्र होगा, तीव्र ढलान। ठीक, इस तरीके से। और इधर जो पर्वत है इसका ढलान भी कैसा होगा, इसका भी तीव्र होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यदि आपको यहाँ से यहाँ पर लाके छोड़ दे, ठीक है, यहाँ से, या फिर यहाँ से आपको नीचे उतरने के लिए बोले, तो यहाँ से आप इधर उधर से उतरते हुए कभी भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करोगे। ठीक है, या फिर इधर उधर घूमते हुए नहीं उतरेंगे। यहाँ से यदि मान लो सिर्फ दौड़ लगा के उतरना है तो सीधे स्पीड में आएंगे, पूरा फुल स्पीड में एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो स्पीड एकदम सीधी हो, एकदम सीधी रेखा में आप सिर्फ उतरोगे, यहाँ पे बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लगेगा। यदि ब्रेक लगाने की कोशिश की तो क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, अब गाड़ी पलटेगी तो क्या होगा वो देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं। यदि किसी पर्वत पे या फिर किसी पहाड़ पर आपने दौड़ लगाई है या दौड़ लगा कर उतरे हो, ठीक है, तो वहां पे ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्टूडेंट है उनको ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार से अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पठार में क्या है कि पठार में ऊपर वाला भाग है एकदम से तीव्र नहीं होगा और कैसा होगा, समतल होगा। ये तो क्लियर हो चुका है। अब इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अनिश्चित होती है। क्या, ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कैसी है, अनिश्चित। ठीक, तो इस तरीके से ऊंचाई को लेकर कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। बस ये है कि 1000 मीटर से कम ही रहेगा पठार भी। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन बस एक ऊपर वाला भाग केवल ध्यान रखना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे क्या है, ये मैदान है। मैदान मतलब एकदम निम्न भूमि को क्या बोलेंगे, निम्न भूमि और एकदम प्लेन मतलब पूरा समतल। तो निम्न भूमि और समतल भूमि जो होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैदान। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये मैदान है। यहाँ पर कोई इस तरीके से ऐसी आकृति नहीं है। ठीक है, तो ये आकृति नहीं है और सिंपल ऐसा मैदान है जिसके अंदर खाई हो सकती है। ठीक है, गड्ढे टाइप से बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर उठा हुआ भाग ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो इस तरीके से ये प्लेन। तो यहाँ पर शैल समूह के आधार पर संरचना कंप्लीट हुई, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक, अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे और अगला टाइप देखेंगे। ठीक है, अब अगला टाइप में इसको किस तरीके से विभाजित किया है उसको ध्यान से देखें यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो भारत को अलग अलग आकृतियों में बांटा है, ठीक है, ये किस आधार पर बांटा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो धरातलीय भिन्नताएं हैं, ठीक है, धरातलीय विभिन्नताएं हैं, मतलब जो धरातल है यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और आकृति है, हर जगह अलग अलग आकृतियां हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर भू आकृतियों का विभाजन। ठीक है, धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर भू आकृतियों का विभाजन। तो ये विभाजन किया है धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर। कैसे, अब कौन कौन सा है तो देखें यहाँ पर। सबसे फर्स्ट तो पहला भाग जो होगा ये होगा सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जो भाग है ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला जो भाग, ये पूरा भाग क्या है, तो मैप में यदि आपने देखा हो ध्यान से तो हिमालय पर्वत श्रृंखला या फिर हिमालय ये कहाँ पर है, भारत के उत्तरी भाग में। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में, मतलब उत्तरी और उत्तर पूर्वी, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी। ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तरी मतलब नॉर्थ, और यहाँ पे उत्तर पूर्वी, उत्तर भी है और पूर्व भी है। ठीक है, उत्तर पूर्वी, इसलिए उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय, ये पूरा क्या है, हिमालय है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहला आ जाएगा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हिमालय हो गया,
हिमालय की स्थिति हो गई यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद में, अब हिमालय का बाद में से कि अगली क्लास में हम पूरा से कि हिमालय का विभाजन देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी में हिमालय का विभाजन किया है, वो किस तरीके से, प्राकृतिक विभाजन क्या है और प्रादेशिक विभाजन क्या है, वो नेक्स्ट वाली क्लास में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आकृतियों को किस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट भाग, और सेकेंड भाग को हम देखेंगे तो हिमालय के जस्ट नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर एमपी का जो उत्तरी भाग है इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा भाग है इसमें क्या मिलेगा आपको, मैदान मिलेगा, मैदानी भाग मिलेगा। यहाँ पे क्या प्रवाहित होती, नदियां प्रवाहित होती, ठीक है, यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती, और ज्यादातर से जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो कहाँ पर प्रवाहित होती, तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में, ठीक है। कौन सा मैदान है यहाँ पर, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो लिख लें उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है, उसी के जस्ट नीचे क्या है, ऐसे कि विशाल मैदान है, ठीक है, प्लेन है एकदम। तो अब यहाँ पर, यहाँ जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ऊपर से एकदम सुपरफास्ट आती है, बहुत ही स्पीड में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऊपर से बहुत स्पीड में आएगी, क्यों, क्योंकि हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणियां है, पूरी पर्वत है बड़े बड़े, ठीक है। अब पर्वत पूरे हैं तो पर्वत से कोई भी गाड़ी ऊपर से उतरेगी तो स्पीड में आएगी, फुल स्पीड में आएगी। लेकिन जब मैदान में प्रवेश करेगी तो वही गाड़ी जो बहुत स्पीड में आ रही थी उसकी स्पीड क्या होगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो ऊपर से स्पीड में आती है, उसके साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह सब लेके आती है, ठीक है। तो वो नीचे प्लेन में आके जब उनकी स्पीड कम होती है तो वहां पर वो कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, जमा देते हैं, ठीक है। जमाने के बाद में वो वहां से फिर मैदानी भागों में आगे बढ़ती है, ठीक। तब जब आगे बढ़ती है तब उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है मैदानी भागों में, और वहां पर फिर जब स्पीड धीमी हो जाती है तो फिर वो इधर उधर देखने लगती है, ठीक है, नदियां इधर उधर देखने लगती है और फैलने लगती है, अपना जो आकार है उसको बड़ा कर लेती है, ठीक। तो इस तरीके से पूरी तरीके से लहराती हुई, घूमती हुई इस तरीके से फिर जाती है। और जब बहुत तेज बारिश होती है उस टाइम इतनी फैल जाती है कि आसपास के जितने भी से घर वगैरह है, जितने भी की खेत वगैरह है, इन सबको क्या करती है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। मतलब बाढ़ का क्षेत्र बन जाता है वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ से निकलने वाली नदियां जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है वो इस तरीके से बहती है। खैर नदियों के बारे में पूरे डिटेल में अलग से देखेंगे, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, उसके बाद खादर और बांगर, इन सब के बारे में हम अलग से पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो ये हुआ उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब उत्तरी भारत के विशाल मैदान के जस्ट पास में इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड, तो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड नंबर पे हम लेंगे किसको, ये वाला जो पूरा एरिया है वो किसका है, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का एरिया है। और राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल है। मरुस्थल क्यों, क्योंकि वहां पर पानी कम गिरता है, ठीक है, बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, मरुस्थल है, रेतीली भाग है। कारण, बारिश कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है जो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक जाती है, टोटल 800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अब वो किस तरीके से, इस तरीके से है, ऐसे इस तरीके से फैली हुई। और यहाँ से जब अरब सागर से या पश्चिमी मानसून जब आता है, वो मानसून यहाँ पे किसी भी पहाड़ी से टकराता नहीं है, बल्कि उस पहाड़ी के साथ में सीधे सीधे निकल जाता है ऊपर। जब किसी पहाड़ी से टकराएगा तो वहां पर क्या होगा, बारिश होगी, वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी टकराने लायक नहीं है, वो ऐसी है, इस तरीके से लंबवत है, ठीक है। इसलिए वो साथ साथ में वो मानसून पूरा आगे निकल जाता है और हिमालय से जाके टकराता है, ठीक है। फिर उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में इधर बारिश होती है फुल एकदम, ठीक। और यहाँ पर बारिश का अभाव होता है, मतलब पानी कम गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ पौधे जो हाइट में बहुत ऊंचे हो या फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगी अधिकतर झाड़ियां, ठीक है, कटीली झाड़ियां टाइप के, इस तरीके से आपको वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आ गया मरुस्थल, ठीक। तीसरा मरुस्थल या भारत का मरुस्थल, भारत का
मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे मरुस्थल कंप्लीट हुआ। मरुस्थल कंप्लीट होने के बाद में फिर हम आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और इस वाले भाग में आएंगे। ये चौथे नंबर का भाग है, ठीक है, जो त्रिभुज के आकार का आपको दिखाई दे रहा है और इसी को बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार ये क्या, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है और चपटा भाग है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीपीय पठार। आकृति कैसी है इसकी? तो इसके त्रिभुज के ये त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण भारत का पठार कहा जाता है इसको, तो इसको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आ जाएगा ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक, और इसी प्रायद्वीपीय पठार में आग्नेय शैलें पाई जाती। ठीक है, आर्कियन चट्टानें यहाँ पर ही मिलेगी आपको अधिकतर, तो इसलिए यहाँ पर वो जो आर्कियन चट्टानें होती है वो क्या होती है? सबसे प्राचीन और सबसे कठोर चट्टानें हैं, जिसकी वजह से वहां पर उत्खनन करना, किसी भी खनिज को खोद के निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उत्खनन संबंधी कार्य बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं और यहाँ पर जो सबसे कठोर चट्टानें हैं वहां पर सबसे अधिक खनिज भी होते हैं। ठीक है, बस ये है कि उनका दोहन उतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। उनका दोहन क्या है? कठिन है, उनका उपयोग कठिन है। उनको जमीन से के अंदर से, चट्टानों के अंदर तक खोद के निकालना बहुत कठिन है। ठीक है, खैर अभी तो वर्तमान में क्या है कि बहुत सारी नई नई तकनीक आ चुकी है, इसलिए वहां से खनिज वगैरह का इनका उत्पादन हो रहा है। जैसे कर्नाटक में देखेंगे, कर्नाटक में सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, सोना कहाँ से निकालते हैं? भारत में जो सोने की खदान है वो कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे हम खनिज, और खनिज के टाइम भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 4 भाग पूरे कंप्लीट हुए, 1 2 3 4। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय सबसे ऊपर, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद में भारत का मरुस्थल, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार, और लास्ट में एक और लास्ट में क्या है कि ये वाला जो भाग है पूरा, ये वाला साइड का भाग, इस प्रायद्वीपीय पठार के साइड का भाग। ठीक है, इधर की साइड क्या है? पूरा समुद्र है, सागर है, तो ये समुद्र है, पूरा हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, तो ये जो तटवर्ती पूरा भाग है इसको क्या बोलेंगे? ये भी पूरा प्लेन है। क्या है? पूरा प्लेन है, मतलब कैसा है? समतल है। जैसे ये वाला जो भाग है समतल है, मैदान है, इसी टाइप से ये भी क्या है? मैदान है। तो ये जो 5वां भाग इसको बोलेंगे, कौन सा है? 5वां भाग। तो ये तटवर्ती मैदान बोलेंगे, इसको तटीय मैदान बोलेंगे। ठीक है, कौन सा मैदान? तटवर्ती मैदान, तट पर स्थित है। तट किसको बोलेंगे? तट बोलेंगे पृथ्वी का या फिर भूमि का वह भाग जो समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, समुद्र से लगा हुआ है या फिर किनारा है जो समुद्र से लगा हुआ है। ठीक, वही भाग क्या होता है? तट होता है, समुद्री तट बोलते हैं। इधर पूरा समुद्र है, इधर यहाँ पे क्या है? तट है। तो इस तरीके से ये जो प्लेन पूरा जो भाग है ये है तटीय भाग। ठीक है, तो तटीय मैदान, तटवर्ती मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें 5वें नंबर पे तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, तटीय मैदान है ये, तटीय मैदान। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इसकी आकृतियां और अलग अलग कितने भागों में इसको किस तरीके से बांटा है। ठीक है, भौगोलिक या धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा है? टोटल 6 भागों, ये 5 भागों में यहाँ पे बांटा है। 5 भागों को याद रखना है। उसके बाद में शैल समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो वहां पे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है पठारी क्षेत्र, तीसरा है मैदानी भाग। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे पर्वत, पठार और मैदान तीनों शैल समूह के आधार पर या फिर वैज्ञानिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। इसको याद रखना है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि भारतीय भूभाग को वैज्ञानिक आधार पर या फिर शैल समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग है। धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? टोटल कितने हैं? 5 भाग है। ठीक, और 5 भाग कौन कौन से हैं? अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में फोटो बना लें और उसको बार बार देखते रहें। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रहे, उसको समझ के पढ़ेंगे तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और लिखा हुआ चीज या फिर इस तरीके से जो डायग्राम बनाया हुआ चीज है वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, और रिविजन करने में भी फिर क्या होगा? आसानी होगी।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो क्लास है इसमें इतना ही, क्योंकि किसी जो प्राकृतिक भूभाग था या फिर भू आकृतिक प्रदेश था, इसका एकदम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे केवल समझाया ऊपरी तौर पे। अब जाएंगे डीपली में, अब यहाँ पे एक एक भाग की बात करेंगे और अब कौन से वाले भाग की बात करेंगे, तो ये हिमालय की। अब हिमालय को पूरा पढ़ेंगे, कम से कम 2 क्लास है हिमालय की कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हिमालय की दोनों क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको बस देखना है और समझना है, ठीक है। तो लास्ट में यदि सिर्फ आपने यह जो वीडियो है ये फर्स्ट बार देखा है या फिर चैनल पे आप फर्स्ट बार से आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर जरूर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।